आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर मैं एक बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसा 5 तारीख को हम लोगों ने वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि किसी भी कंट्री ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो अपने वीज़ा ऑपरेशंस शेंगन एरिया की बात करें या वेस्ट में किसी इंपॉर्टेंट कंट्री की बात करें कि उन्होंने अपने वीज़ा ऑपरेशंस जो हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं टेम्परेरी। ऐसा किसी ने रिलीज़ नहीं किया था, कैसे किसी ने अनाउंस नहीं किया था। 2 दिन पहले जो वीडियो हमने अपलोड करी थी उसका रीज़न यही था क्योंकि काफ़ी सारे आप लोगों में कंसर्न्स थे कि भाई ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है, हमारी मेहनत ख़राब, हमारा ये। तो उसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और देखिए कल उसका रिजल्ट भी आ गया। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सबसे क्लियर हो जाए कि आपको क्या फाइल बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और वीज़ा को आप सक्सेसफुली कैसे ले सकते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा। कल एक और नई यूरोपियन कंट्री है जिसने अनाउंस किया कि वो अपने शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी ओपन कर रही है। लॉन्ग स्टे तो बहुत पहले काफ़ी सारे देशों ने कर दिए थे। वो स्टडी, वर्क या फैमिली वाले वीज़ा जो होते हैं या आप स्पेशल इन्विटेशन पे जाते हैं जिसमें आप इमरजेंसी प्रूव कर सकें, वो तो काफ़ी पहले ही ओपन हो गए थे। तो शॉर्ट स्टे इस बार ओपन किया है क्रोएशिया ने। क्रोएशिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब आपको पता ही है यूरोप के अंदर क्रोएशिया का क्या इंपॉर्टेंस है। क्रोएशिया आने वाले दिनों में अगर कोई नेक्स्ट कंटेंडर हम बोले शेंगन को ज्वाइन करने वाला है तो वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया के वैसे भी वहाँ के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ईयू में, तो वो दे आर ट्राइंग हार्ड कि ये शेंगन एरिया का पार्ट बन जाए। तो आने वाले दिनों में ऐसा पूरा अनुमान है, अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद अब तक बन भी जाता। लेकिन अब क्योंकि कोरोना बीच में आया, सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, तो कुछ समय में क्रोएशिया भी शेंगन एरिया को ज्वाइन कर सकता है। अब क्रोएशिया ने अपने शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा को ओपन किया है जिसमें उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट मांगी है कि आपके पास नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए कोरोना की, कि आप कोविड-19 आपने टेस्ट कराया हो और अराइवल से विद इन 48 आवर्स। यानी देखिए डिपार्चर पहले होता था, हम बताते थे डिपार्चर से 48 आवर्स पहले आपको कराना पड़ेगा टेस्ट अपना जो है। अब यहाँ पे इक्वेशन ये है कि अराइवल से हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट वाया फ्लाइट हो, आपने हो सकता है सोचा हो कि मैं तो दुबई से जा रहा हूँ और दुबई में मेरा 10-12 घंटे का हॉल्ट है, ये है, और वहाँ पर आप 48 आवर्स से ज़्यादा लैग करके पहुँचते हैं तो वो पीसीआर टेस्ट मान्य नहीं रहेगा और वहाँ पर आपको नया टेस्ट कराना पड़ सकता है और इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। तो उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि यहीं पर ही इंडिया में ही आप जब वहाँ पर अराइव करें, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप वहाँ पर 5 अगस्त को अराइव कर रहे हैं तो 3 अगस्त को यहीं पर ही आप टेस्ट करा लें। 3 अगस्त को ऐसा टेस्ट कराएं कि 48 आवर्स के लैप्स के अंदर, 48 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर आपका अराइवल टाइम आ रहा हो। तो जब 3 बजे अगर आप यहाँ पे 3 अगस्त को टेस्ट करा रहे हैं और 5 अगस्त को वहाँ पे उनके टाइम के हिसाब से 12 बजे पहुँच रहे हैं और पूरा ड्यूरेशन जो है 48 आवर्स के अंदर है, क्योंकि देखिए टाइम जोन में भी फ़र्क है। आप इस तरीके से ना कैलकुलेट करें कि यहाँ के 3 है वहाँ के 12 है तो 48 आवर्स नहीं हुए, अभी तो कम ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन में भी फ़र्क होता है। तो वो सारी कैलकुलेशन करके अपना टेस्ट कराएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कंडीशन है। दूसरी, क्रोएशिया के लिए आपको हमेशा हम शेंगन में आपको क्या बताते हैं जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके हो, शेंगन हो, यूएस हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, जापान, कोरिया हो, तो हम आपको बोलते हैं कि कंफर्म टिकट की कोई एज सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। करेक्ट? क्रोएशिया में ऐसा नहीं है। क्रोएशिया में जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस वक्त एज पर द रूल्स आपको कंफर्म होटल वाउचर्स, कंफर्म बुकिंग वाउचर्स, कंफर्म टिकट्स जो रिटर्न हो वो दिखानी पड़ती है और अपना प्रोग्राम एज इट इज़ कंटिन्यू करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम दिखाया कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी डेस्टिनेशंस हैं और ये होटल्स हैं, लेकिन वीज़ा मिलने के बाद आपने उसे चेंज कर दिया, तो वहाँ पर आपका इमिग्रेशन पास होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, और इमिग्रेशन हो सकता है पास भी ना हो। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कतें हुई हैं जब उन्होंने अपने प्लान एकदम से ड्रास्टिकली चेंज कर दिए, तो वहाँ पर जाके उनको दोबारा से फ्रेश बुकिंग करनी पड़ी एज़ पर देयर ओरिजिनल प्लान। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आप पहले से ही अपना सारा होमवर्क करके जाएं। इसके बाद बात आती है कि अकाउंट में हम कितना बैलेंस शो करें, क्योंकि 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट आपको साथ में लगानी होती है। तो इसमें क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा ह्यूज बैलेंस आपको शो करना नहीं होता। आप 3 से 4 लाख का एक रेगुलर मेंटेन्ड बैलेंस पर पर्सन के हिसाब से शो कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है अगर आपके ऊपर लायबिलिटी ना हो। जैसे कि मैं हर बार आपको क्यों बोलता हूँ कि वीज़ा प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम एनालाइज करते हैं, जिसको हम देखते हैं, सारा चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फाइल बनाते हैं। अब कोई पर्सन आके हमें कहता है मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसमें उसके खर्चे कितने हैं। उसने 2 लाख तो इनकम दिखा दिया, हो सकता है 1 लाख रुपए का उसका कोई घर का लोन चल रहा हो, 50,000 पे उनकी कोई गाड़ी का लोन चल रहा हो, कोई पर्सनल लोन चल रहा हो, उसके अलावा उनकी वाइफ हाउसवाइफ हो, साथ में 2 बच्चे हो जिनकी स्कूल की फीस भी जानी हो, यानी जो भी आ रहा है वो एज इट इज स्पेंड हो रहा है। तो उस केस में उनकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है।
राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं, इसलिए हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब हम प्रोफाइल को चेक करते हैं वीज़ा लगाने से पहले, ताकि वीज़ा का सक्सेस रेट जो है वो मैक्सिमम हो। और ऐसी कोई गलती, क्योंकि अनजाने में ही लोगों से गलतियां होती हैं, उनको नहीं पता चलता, एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने एकदम से लमसम ट्रांसफ़र कर दिया और उनको नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि वीज़ा काउंसलर या वीज़ा ऑफिसर किस तरीके से उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है। तो इसलिए आप रेगुलर बैलेंस अपना मेंटेन रखें, एक्टिविटी उसमें करते रहें। सैलरी अकाउंट जिसमें है बेसिकली वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको शो करना होगा। उसके अलावा अगर आप कोई और अकाउंट में अपना सेविंग करते हैं तो उसको भी शो करें। साथ में 3 साल की ITR भी लगाएं, 2 साल की है तो वो भी चलेगी। कंप्यूटेशन अगर आपके पास है तो उसको भी लगाएं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आप वहाँ पे कंफर्म टिकट, कंफर्म होटल वाउचर, कंफर्म बुकिंग वो लगाएं। साथ में जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है, आप बिजनेस करते हैं तो GST सर्टिफिकेट होगा, जॉब करते हैं तो NOC होगा, कोई रेंटल इनकम आती है तो उसके एग्रीमेंट हो गए, आप फार्मिंग वगैरह करते हैं तो खुदौनी के पेपर्स हो गए या J फॉर्म्स हो गए, जो भी है जमाबंदी के पेपर्स हो गए जिससे प्रूफ हो जाए ज़मीन आपकी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लगाएं। क्रोएशिया का वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मगर अगर इसमें स्टूपिड मिस्टेक्स की जाएँ तो वीज़ा फिर अप्रूव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एक और नई कंट्री ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, सेकंड कोरोना वेव के टाइम पे इंडिया के अंदर अपनी टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशंस को ओपन कर देती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। और इसमें अगर आप हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे व्यूवर्स को कॉल बैक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनका या तो कॉल कनेक्ट नहीं होता या फिर उनकी बात नहीं हो पाती है ठीक से। तो उस केस में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी नंबर पे आप SMS कर दें वीज़ा या कॉल मी, कुछ भी आपको जो हेल्प लिख दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप SMS करें। विद इन 24 वर्किंग आवर्स, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, विद इन 24 वर्किंग आवर्स में आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। हो सकता है आमतौर पे 99% केसेस में उससे पहले ही आ जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर आपकी कॉल नहीं कनेक्ट हो पाती है ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन या कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से। तो मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।